हेलो एंड वेलकम दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक और नई कहानी में। तो मैं हूं संजय, आपका दोस्त और होस्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जुर्म की दुनिया से कई ऐसे पेचीदा मामले सामने आते हैं जिनकी छानबीन और तफ्तीश पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है, खासकर ऐसे मामले में जिन पर आम जनता की नजर हो। ऐसा ही एक मामला 9 साल पहले ताजमहल के शहर आगरा में सामने आया था। वो मामला था एक नौजवान लड़की के कत्ल का, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। मगर आगरा पुलिस ने 39 दिनों के बाद इस केस का पर्दाफाश कर दिया था। पुलिस कातिल तक कैसे पहुंची थी, ये कहानी भी हैरान करने वाली है। दोस्तों, वो 15 मार्च 2013 का दिन था। शाम के 7:30 बजे थे। उसी वक्त आगरा पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन की घंटी बजी। कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया कि आगरा के दयाल बाग इलाके में खेल गांव के पास एक लावारिस आल्टो कार खड़ी है। पुलिसकर्मी ने सूचना नोट की और मैसेज वायरलेस पर फ्लैश कर दिया। कुछ देर बाद इलाकाई पुलिस के 2 सिपाही पेट्रोलिंग बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कार के आसपास छानबीन की, फिर किसी तरह से कार को खोलकर उसकी तलाशी ली। कार से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस वाले ने उस मोबाइल पर कॉल किया तो पता चला कि वो नंबर कार के मालिक ऋषिपाल शर्मा का है। पुलिस ने उन्हें कार के बारे में जानकारी दी, फिर कार को कब्जे में लेकर अमर विहार पुलिस चौकी में पहुंचा दिया। दूसरी तरफ से कार की यूं लावारिस मिलने से ऋषिपाल शर्मा के घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो कार ऋषिपाल शर्मा की बेटी नेहा चलाती थी। उस दिन भी सुबह के वक्त वो कार लेकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वो लापता थी। उसका मोबाइल नंबर भी नहीं मिल रहा था। घर वाले हर तरफ से नेहा की तलाश कर रहे थे। जब पुलिस को नेहा के लापता होने की बात मालूम हुई तो नेहा को तलाश में कई टीमें लगा दी गई। पुलिस की तलाश का केंद्र दयालबाग इलाका ही था। नेहा शर्मा आगरा के मशहूर दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। वो होनहार और बेबाक लड़की थी। एमएससी एमफिल करने के बाद वो पीएचडी कर रही थी। नेहा के परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन और एक भाई और थे। राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वाले इस परिवार की जान नेहा में ही बसती थी। पिता ऋषिपाल शर्मा को अपनी बेटी पर बड़ा नाज था। उस दिन भी नेहा रोज की तरह अपने पिता की लाल ऑल्टो कार लेकर कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन 5 बजे तक वो घर वापस नहीं पहुंची। नेहा की परेशान मां लगातार उसके मोबाइल फोन पर कॉल कर रही थी। मां ने एक के बाद एक करीब 50 बार उसके नंबर पर कॉल की, मगर फोन रिसीव नहीं हुआ। वो लगातार कॉल करती रही और तभी अचानक किसी लड़के ने नेहा के फोन पर कॉल रिसीव की और बोला, नमस्ते आंटी, नेहा दीदी तो सदर बाजार गई हैं। इससे पहले कि नेहा की मां कुछ समझ पाती और उससे कुछ पूछती, फोन की कॉल कट हो गई। नेहा की मां का दिल बैठा जा रहा था। चंद मिनटों बाद उसने फिर नेहा के मोबाइल पर कॉल की। उसी अनजान लड़के ने फोन उठाया और आवाज आई, आंटी, नेहा दीदी तो मूवी के लिए टिकट लेने गई है और वो लाइन में खड़ी है। और फिर फोन कट कर दिया। नेहा की मां ने फिर से कॉल किया, लेकिन इसके बाद नेहा का मोबाइल फोन नहीं लगा। नेहा की मां ने फौरन अपने पति को इस बात की जानकारी दी। वो नेहा का पता लगाने के लिए इधर उधर फोन घुमाने लगे, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। अब नेहा की मां को किसी अनहोनी का डर सता रहा था। पिता और भाई नेहा को तलाश कर रहे थे। अब शाम के 8:30 बज चुके थे। पुलिस नेहा की तलाश में जुटी थी। नेहा के घर वाले भी पुलिस के साथ आ गए थे। इस दौरान पुलिस को पता चला कि नेहा को आखिरी बार डीईआई की नैनो
बायोटेक्नोलॉजी लैब की तरफ जाते हुए देखा गया था। पुलिस की टीम फौरन बायो लैब पहुंची। जैसे ही लैब का दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। लैब के उस कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और सामने फर्श पर पड़ी थी नेहा की खून से सनी लाश। उस कमरे में इस कदर खून था कि नेहा के कपड़ों का रंग भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस जब नेहा की लाश के करीब पहुंची तो पाया कि उसके पेट और जिस्म को बेरहमी से काटा गया था। उसकी जांघों पर भी कटने के निशान थे। उसके मुंह में रुमाल ठूंसे हुए थे। उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया था। उसकी सलवार घुटनों तक उतरी हुई थी। मौका वारदात पर हर तरफ खून से सने टिश्यू पेपर बड़ी तादाद में पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कातिल ने हर वार के बाद अपने हाथों से खून साफ किया हो। उस कमरे का ये खौफनाक मंजर देखकर नेहा की मां अपने होशो आवाज खो बैठी थी। उसके पिता भी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। अपनी लाडली बेटी की इतनी दुर्गति देखकर उनके आंसू की धारा चीखों के साथ बह निकली। पुलिस वाले भी कातिल का करतूत देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर कातिल ने इतनी दरिंदगी से उसकी हत्या क्यों की। पुलिस ने लैब की जांच पड़ताल में पाया कि वहां कोई टूट फूट नहीं हुई थी, मगर लाश के पास एक कांच की पिपेट आधी टूटी हुई पड़ी थी और उसका आधा हिस्सा नेहा के पेट में घुसाया गया था। पहली तफ्तीश के बाद पुलिस को समझ आ रहा था कि नेहा के साथ कत्ल से पहले बलात्कार किया गया था। उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई थी, मगर नाकाम होने पर कातिल ने उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद आगरा के सभी आला पुलिस अफसर मौके पर थे। मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंच चुके थे। पूरे दयाल बाग में इस कत्ल की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। राधा स्वामी संप्रदाय से जुड़े सत्संगी भी वहां जमा हो गए थे। पुलिस ने पंचनामा किया और नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मौके से फोरेंसिक सबूत जुटाए गए। घटना के अगले दिन 16 मार्च 2013 को नेहा के कत्ल की खबर सभी अखबारों की सुर्खियों पर बनी रही। लोग अभी दिल्ली का निर्भया कांड ठीक से भूले नहीं थे कि इस वारदात ने उस दरिंदगी की यादें ताजा कर दी। आगरा में लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। छात्र सड़कों पर उतर गए। महिलाएं पीछे नहीं रही। हत्यारों को पकड़ने और कड़ी सजा देने की मांग जोर पकड़ रही थी। शहर में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस ने 16 मार्च को ही लैब सील कर दी थी। उसी दिन नेहा का पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान लैब के पास से पुलिस ने झाड़ियों में पड़ा नेहा का लैपटॉप भी बरामद किया। नेहा के कत्ल की वारदात को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस नेहा के दोस्तों, साथ पढ़ने वाले और तमाम लोगों से पूछताछ कर रही थी। तभी एक प्रोफेसर ने पुलिस को एक लड़के के बारे में बताया जिसका नाम था विशाल शर्मा। वो दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में निर्माण कार्य करने वाला एक ठेकेदार था। पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची। पुलिस ने वहां एक साइकिल देखी जिस पर खून जैसे लाल धब्बे थे। वहां एक जींस पड़ी थी, उस पर भी लाल धब्बे मौजूद थे। घर के बाहर विशाल के जूते सूख रहे थे। ये सब देखकर पुलिस को विशाल पर शक हो गया। पुलिस ने विशाल शर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। साइकिल और विशाल की जींस पर मौजूद लाल धब्बों के नमूने को पुलिस जांच के लिए लैब भेज दिया गया। पुलिस शक की बिना पर विशाल शर्मा से 3 दिन तक पूछताछ करती रही। 3 दिन बाद लाल धब्बों की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि विशाल की साइकिल, जींस और जूतों पर मिले लाल धब्बे खून नहीं, रंग था। इसके बाद पुलिस ने विशाल को छोड़ दिया। पुलिस के पास कातिल का ना तो कोई सुराग था और ना ही कोई खबर। डीईआई के अधिकारी भी पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। यहां तक कि पुलिस के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में रेड भी लगा दी थी। पुलिस को पहले मामला जितना आसान दिख रहा था उतना वो था नहीं। पुलिस ने जांच जारी रखी। पुलिस नेहा के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से लगातार बात कर रही थी ताकि कोई सुराग हाथ लगे, और हुआ ऐसा ही।
एक दिन नेहा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि उदय स्वरूप नाम का एक लड़का नेहा को परेशान करता था। वो लड़का दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी का भांजा था। पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची तो उदय ने पुलिस के सवालों के जवाब ऐसे दिए कि जैसे वो नेहा को जानता ही नहीं। पुलिस भी उसके जवाबों से संतुष्ट होकर वापस लौट आई। हालांकि उदय के परिवार वाले और डीईआई के चेयरमैन पुलिस से नाराज थे। पुलिस की छानबीन जारी थी। इसी दौरान कुछ छात्र छात्राओं ने फिर से दबी जबान में उदय पर शक जताया। हालांकि कोई भी खुलकर सामने आने को तैयार नहीं था। पुलिस ने एक बार फिर उदय से पूछताछ करने का फैसला किया और उसके घर जाकर सवाल जवाब किए। इस बार उस लड़के के घरवाले ने पुलिस के खिलाफ ही उत्पीड़न की शिकायत लेकर अदालत जा पहुंचे। इस बीच पुलिस को नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसके मुताबिक नेहा को कत्ल से पहले क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नेहा के साथ रेप हुआ था या नहीं। कत्ल के 15 दिन बाद पुलिस एक बार फिर से फॉरेंसिक टीम के साथ सील की गई बायोलैब पहुंची। बारीकी के साथ फिर से सुराग जुटाने की कोशिश की गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने लाश वाली जगह से कुछ बाल बरामद किए। उस जगह से फिंगरप्रिंट भी लिए गए। फिर बरामद सुराग जांच के लिए भेजे गए। पुलिस अब तक इस मामले में 250 लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। ये केस सीबीआई को दिए जाने की मांग भी तेजी से होने लगी। पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा केवल 22 लोगों तक ही सीमित किया। तब तक पुलिस के हाथ नेहा और उदय स्वरूप की मोबाइल कोड डिटेल्स भी आ चुकी थी। पुलिस ने उदय के दोस्तों से भी पूछताछ की। डीईआई के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन नेहा की कार एक लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू चला रहा था। पुलिस ने उसी रात चुपचाप यशवीर को उठा लिया। उसने पूछताछ में पुलिस को कार के बारे में अहम जानकारी दी, लेकिन मुख्य आरोपी का नाम नहीं बताया। पुलिस की जांच के केंद्र में अब वो लोग थे जो नेहा के आसपास और लैब में आते जाते रहते थे। इसी बीच पुलिस को पता चला कि उदय का लैब में बहुत आना जाना था। पुलिस उदय पर फोकस कर रही थी। तभी पुलिस को लैब से बरामद हुए बालों की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट से पता चला कि लैब से नेहा की लाश के पास से मिले बाल उदय के प्यूबिक हेयर थे। अब नेहा के घर वालों और पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। पुलिस ने एक बार फिर उदय स्वरूप को थाने बुलाकर पूछताछ की। एक मनोचिकित्सक भी पूछताछ में शामिल था। पुलिस ने बार बार उदय से सवालों को कागज पर लिखकर बार बार पूछा। उन सवालों से उदय टूट गया और उसके जवाब बदल गए थे। सबूतों की बिना पर लैब उदय स्वरूप और टेक्नीशियन यशवीर संधू गिरफ्तार किया गया। जांच टीम में एक एसपी, 2 डीएसपी और एक एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि वारदात के दिन उदय ने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू की मदद ली थी। उसकी सूचना पर ही वो नेहा की मौजूदगी में लैब पहुंच गया था। मौका पाकर उसने नेहा को बेहोश किया। फिर बाहर आकर उसने नेहा की कार की चाबी यशवीर संधू को दी। यशवीर कार को लावारिस छोड़कर यहां से निकल गया था, जबकि वारदात के बाद उदय ने ही नेहा का लैपटॉप झाड़ियों में फेंका था। नेहा का मोबाइल भी उसी के पास था। उसने लैब से कत्ल के सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने 39 दिनों की तफ्तीश के बाद 30 अप्रैल 2013 को नेहा मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा कर दिया था और साल 2015 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों ऐसे अपराधों का कोई अंजाम नहीं होता है। हमें अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सभी दोस्तों के लिए अलविदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।